आप सभी लोगों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। और इस टाइम कोरोना का समय चल रहा है कि थोड़ी सिचुएशन हर जगह की थोड़ी खराब हुई पड़ी है, तो सभी लोग अपना टेक केयर करें, थोड़ी पढ़ाई घर पे बैठ के करते रहें और बाहर ना निकलें, खुद का ख्याल रखें। यही सबसे बड़ा इलाज है कोरोना का। और तो हम इसके पहले क्या पढ़ रहे थे? इसके पहले हम पढ़ रहे थे कि जो हमारी धातुएं थी या धातुएं थी उनके हम भौतिक गुण पढ़ रहे थे। तो जिसमें हम लोग धातुओं के भौतिक गुण पढ़ रहे थे, तो जिसमें हमने एक गुण पढ़ा था कि धातुओं के जब हम अन्य धातु लवणों के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। पिछली वीडियोज में लास्ट में हम लोगों ने यही पढ़ा था, तो एक बार उसको रिवाइज करा देता हूं। धातु की अन्य धातु लवणों के साथ अपक्रिया, अन्य धातु लवणों से अभिक्रिया। यानी बच्चा लोग ये ध्यान देना कि जब कोई धातु है उसकी हम किसी दूसरे धातु के लवण से अभिक्रिया करा के देखेंगे कि देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। पहले एक रासायनिक अभिक्रिया लेकर के मैं एग्जांपल इसके बाद बेटर आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखना तब क्या होता है, आप लोगों को कुछ अपना दिमाग भी याद आ जाएगा जो मैंने कुछ पढ़ाया है। Fe+ का CuSO4 है, इसको क्या करता है कि FeSO4 प्लस का Cu बनता है। कहोगे गुरुजी आपने तो लिख दिया, आपको तो याद था और हमको तो कुछ समझाया नहीं। तो समझा रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनो। इसको देख के कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया है कि कौन सी है, संयोजन है कि वियोजन है, विस्थापन है। ठीक है, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, ध्यान से देना। देखो एक बार रिवीजन भी साथ के साथ करते जाओ। जो हमने पढ़ा था कि जब भी कोई संयोजन अभिक्रिया होती थी तो उसमें संयोग होता था, जुड़ते थे। यानी दो इधर के वाले पार्ट को अभिकारक कहा जाता था, जो दूसरी साइड होते थे उसे उत्पाद कहा जाता था। तो उसमें दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद को बनाते थे, तो गुरुजी हम कह देते थे कि वो संयोजन है। अब वियोजन में बच्चा इसका उल्टा होता था कि वियोजन में क्या होता था, कोई एक उत्पाद, कोई एक अभिकारक था, वो दो या दो से अधिक उत्पादों में क्या हो जाता था, टूट जाता था। और जिसमें क्या होता था कि कम क्रियाशील धातु, जो जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर दे, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो मैंने उसमें एक नाम लिया था कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को, यानी दोनों धातुएं ही थी जो एक दूसरे को रिप्लेस करती थी, एक दूसरे को डिस्प्लेसमेंट करती थी, विस्थापित करती थी। तो यहाँ पे वही एक चीज है कि जब किसी धातु की, मैंने एक धातु ले लिया, गुरुजी एक धातु ले लिया, मान लो कि मैंने लोहा आयरन एक धातु ले लिया और किसी अन्य धातु लवण से, देखो लिखा भी है धातु के अन्य धातु लवण से, कोई अन्य धातु का लवण ले लिया, गुरुजी कॉपर का हमने लवण ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया, CuSO4 ले लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब गुरुजी आपने बताया था कि जो अधिक क्रियाशील रहेगी, एक क्या है, कॉपर का लवण है और एक आयरन है। तो एक गुरुजी जो अधिक क्रियाशील रहेगी कम क्रियाशील वाले को विस्थापित कर दी। तो गुरुजी यहाँ पे लोहे ने सल्फेट को, लोहे ने कॉपर को विस्थापित कर दिया इसके लवण से। तो यहाँ पे देखो विस्थापित हुआ कि नहीं हुआ है, यही तो किया है। इस लोहे ने कॉपर को इसी के लवण से विस्थापित कर दिया, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया हुई। देखो यहाँ पे कॉपर को बाहर निकाल दिया। कहे गुरुजी अब हमको कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है। बात तो सही आपके दिमाग में आया। तो इसके लिए एक सक्रियता श्रेणी आती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। उसमें सक्रियता देखते हैं कि कौन ज्यादा है, जिसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी। ठीक है बच्चा लोग, जिसे क्या कहेंगे, सक्रियता श्रेणी, जिसमें धातुओं की सक्रियता के आधार पर टेबल बनी होती है कि कौन सी धातु ज्यादा क्रियाशील है, कौन उससे कम क्रियाशील है, कौन उससे भी कम क्रियाशील है। तो ठीक है, तो क्या देखे गुरुजी सक्रियता श्रेणी क्या होती है। ठीक है, तो होती क्या है, देखो भैया, काका और नाना, ध्यान से सुनना, काका नाना कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक की जगह काका नाना
कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक की जगह क्या लेके आ गए? लोहा और सीसा लेके आ गए। देखो काका नाना ने कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक की जगह क्या लेके आ गए? लोहा और सीसा लेके आ गए। और हम हाइड्रोजन, ठीक है, और हम हाइड्रोजन, कापर और मरकरी, ठीक है, पारा Hg, और हम कापर, मरकरी, ठीक है, तांबा, चांदी और सोने में, गोल्ड का एज, सिल्वर का एज, ठीक है। अभी देखा, मैं लिख दूंगा, आप लोगों को भी याद रहे कि काका नाना कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ये 4 तत्व थे। काका नाना को कहा गया था कि भैया गुरुजी आप क्या करना, चाचा काका और नाना दोनों लोग कहा गया था कि आप मार्केट से कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक लाना, लेकिन वो इसकी जगह क्या लेके आ गए? लोहा और सीसा लेके आ गए। और हम किस में रह गए? कापर, ठीक है, देखो, और हम किस में रह गए? कापर, मरकरी, ऐसे रखना, मरकरी होनी चाहिए कौन सी? कापर, मरकरी, और चांदी और सोने में रह गए, ठीक, ऐसे लिखो। तो पोटेशियम होता है गुरुजी, के किसका है? काका मतलब होता है पोटेशियम, बच्चा क्या होता है? के से गुरुजी पोटेशियम होता है पोटेशियम होता है। काका नाना एन की जगह क्या होता है? सोडियम होता है। क्या होता है बच्चा लोग? सोडियम होता है, सोडियम। अब देखो कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये तो कैल्शियम का है गुरुजी, कैल्शियम होता है Ca से, कैल्शियम, ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, और लोहा को मीन्स क्या है बच्चा लोग? आयरन को ही तो लोहा कहते हैं, आयरन। और मैंने क्या किया और सीसा है, सीसा का मतलब लेड, हाइड्रोजन H से होता है, हाइड्रोजन होता है, आया होता क्या होता है? कापर, मरकरी मीन्स पारा, ठीक है, पारा के लिए। गोल्ड, चांदी की जगह चांदी है, सिल्वर, और सोना है, ठीक है। देखो बच्चा मैंने क्या देखा, ध्यान से सुनना है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, मैंने अपने से ऐसे बनाया है कि काका देखो काका नाना को कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक लाने को कहा, ठीक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक लाने को कहा, और वो क्या लाए बच्चा लोग? और वो क्या ला दिए? लोहा सीसा लाए। क्या ला दिए? कहा था हमने 4 चीज ला दिए, लोहा और सीसा, सब उल्टा हो गए। और हम ठीक है, हम की जगह हाइड्रोजन, कापर, ठीक है, कापर, मरकरी, चांदी सोने में रह गए, ये थोड़ा सा याद करने का मैंने ट्रिक बताया, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वही है, काका की जगह कैल्शियम, नाना की जगह सोडियम, Ca है, Mg है, Al है, जिंक है, ठीक है, और कहा, ठीक है, और वो लोहा आयरन का Fe होता है, और सीसा का होता है Pb होता है, और हम की जगह हाइड्रोजन है, ये Cu है, मरकरी का होता है Hg, और चांदी का होता है क्या? Ag, अर्जेंटम, गोल्ड का Au। यही है। तो इसमें क्या बच्चा देखो ध्यान से सुनना, जो धातुएं पहली आती हैं, ये क्रियाशीलता की श्रेणी है, जो धातुएं पहले आती हैं वो ज्यादा क्रियाशील है, और जो बाद में आती हैं वो कम क्रियाशील है। देखो इसको खाली अपने दिमाग में रखना, कहीं मत कह देना कि गुरुजी
कोई पूछे कि सक्रियता श्रेणी बता दो तो कहोगे गुरुजी काका नाना को कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक लाने के लिए कहा था और वो लोहा शीशा लाए, और हम कापर मरकरी चांदी और सोने में रह गए। ऐसा मतलब सिर्फ माइंड में रखने का हमें एक तरीका है। इससे क्या होता है कि हमारे माइंड में 2 बार 3 बार, मैं नहीं कर रहा हूँ इसे याद मत करो, 3-4 बार इसे सिर्फ पढ़ना, ऐसे 3-4 बार खाली ऐसे मेरे साथ ऐसे आंख बंद करके बोलो, ठीक है, कि काका नाना ऐसे बोलो, काका नाना को, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक लाने को कहा। क्या बोलो बच्चा? काका नाना को कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक लाने को कहा, और वो लोहे और किसके, देखो लोहे और शीशा लाए, वो लोहा और शीशा लाए, और हम और हाइड्रोजन, एक से हम हाइड्रोजन कापर मरकरी चांदी और सोने में रह गए। हम ये सोच रहे थे, ठीक है। मम्मी ने कहा था कि नाना काका को कि ये सामान लाना, लेकिन वो लेकर के आए और हम सोच रहे थे कि ये 4 चीजें लाएंगे। ये चीज ऐसे सिर्फ दिमाग में रखो। इससे क्या होगी कि जो कोई भी विस्थापन श्रेणी के आएगी तब कंफ्यूज नहीं होगी कौन सी धातु किसको क्रियाशील करेगी। देखो बच्चा लोग, अगर यही ऐसी तरह से रासायनिक अभिक्रिया लिख देता कि FeSO4 प्लस का लिख देता कॉपर, कहता कि इस रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र लिखो। ये रासायनिक अभिक्रिया सीधे गुरुजी यही आ जाएगी, गलत है, कोई उत्पाद नहीं बनेगा, रासायनिक अभिक्रिया ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि कभी भी कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील को विस्थापित नहीं करेगी। देखो यहाँ पे देखो Cu पहले आया है, देखो Cu है, देखो बाद में है, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान से सुनना, Cu बाद में है और लोहा देखो पहले है, तो लोहा ज्यादा क्रियाशील होगा ना, जो ऊपर जितना है उतना ज्यादा क्रियाशील है। एक क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है, ठीक है, कि सबसे ऊपर सबसे ज्यादा क्रियाशील, सबसे नीचे सबसे कम क्रियाशील। तो ये देखो लोहा पहले आता, तो लोहा गुरुजी ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए कॉपर को हटा दिया था। अगर यहाँ पे आयरन की जगह देखो बच्चा लोग, अगर यहाँ पे आयरन की जगह यहाँ पे अगर रहता, अगर यहाँ पे दूसरा कुछ रहता, अगर मान लो कि यहाँ पे FeSO4, अगर यहाँ पे दूसरा कुछ रहता, यहाँ पे अगर मान लो कैल्शियम रहता, तो कैल्शियम को विस्थापित कर देता। क्यों? क्योंकि कैल्शियम ज्यादा क्रियाशील है, कैल्शियम ऊपर है, ठीक है। तो हमें ये समझ में आया कि जब किसी धातु लवण के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। ये चीज समझ जाना चाहिए, ठीक है। अब अगला चैप्टर हम फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ये क्रियाशीलता श्रेणी अपने लास्ट में एक अपने टेबल पे लिख लेना, या अपने जहां जो अपनी नोटबुक बना रहे हो पहले पेज पे लिख लेना, और उसको 3-4 बार डेली 1 बार 2 बार पढ़ लेना, सिर्फ पढ़ लेना, मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा, आपको अपने आप दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो अभी तो बच्चा लोग सिर्फ हम ये पढ़ रहे थे कि धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। अब धातुओं की हम अधातुओं से क्रिया कराएंगे कि जब एक धातु की दूसरे अधातु से क्रिया कराते हैं तब क्या हमारा होता है, उस चीज को आज हम समझेंगे, ठीक है। धातुओं की अधातुओं से अभिक्रिया, धातुओं की ये अगली केमिकल प्रॉपर्टीज है, धातुओं की अधातुओं से अभिक्रिया। अधातुओं से अभिक्रिया कि जब किसी धातु की किसी दूसरे अधातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं बच्चा लोग, तब क्या होता है देखते हैं, ठीक है, समझते हैं। एक चीज का मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब कोई देखो सोडियम एक धातु है और क्लोरीन एक अधातु है, मैंने गुरुजी लिया, ये अधातु है ये धातु है, इनकी आपस में अभिक्रिया करानी है, ठीक है, कराते हैं। तो देखो जो धातुएं होती हैं और जो अधातुएं होती हैं, जब कोई धातु किसी से क्रिया करता है, जब कोई भी धातु है, देखो इसके बाहरी कोश में क्या होता है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका बच्चा लोग 17 होता है। कितना होता है? 17 होता है। और रासायनिक अभिक्रिया कैसे करते थे? इसके पहले कोश में देखो ऐसे होता है 2n² होता है। n क्या होता है कि ये बताता है कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे,
तो n की वैल्यू हम ऐसे रखते थे 1 2 3 4 ऐसे। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखोगे तो आ जाएगा 2, दूसरी वैल्यू रखोगे तो 8 आ जाएगा, और दूसरी जब यहाँ पे देखो 3 रखोगे 3 3 का 9 दूनी 18 आ जाएगा। यानी हम पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में 18, अधिक से अधिक है। ठीक है। अब इसी तरह जब देखो हम 11 को तोड़ेंगे तो पहले कोष में गुरुजी 2 इलेक्ट्रॉन रखा। देखो यहाँ पे सोडियम का समझना ध्यान से, सोडियम को पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रखा गुरुजी। अब बचे कितने बच्चा लोग, 11 में से 2 गया, 9 भरना है, 8 भर दिया। अब जो बचा उसको लास्ट कोष में भर दो। ये था हमारा सोडियम का। यदि इसी तरह हम कैल्शियम का समझें तो कैल्शियम का होगा 2 आ जाएगा, 8 2 10, लास्ट में 7 आ जाएगा गुरुजी, 17 आ गया। ठीक है। तो अब देखो कोई भी हमारा परमाणु, कोई भी हमारा तत्व है, वो क्या करता है कि अपनी बाहरी कोष में अष्टक पूरा करना चाहता है। यानी अगर उसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसका अष्टक पूरा हो जाता है। अब यहाँ पे देखो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ अगर तुम्हारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो तुम किसी से लेना चाहोगे एक या 7 देना चाहोगे? कहोगे गुरुजी हम 7 देंगे तो हम किसी से 1 ले लेंगे। तो यही काम यहाँ पे भी होता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार लेता है, और जब उधार लेगा तो जितना उधार लेगा उतना इसके ऊपर ऋण चढ़ जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन लेता है, जो सोडियम होता है, ये इलेक्ट्रॉन दे करके अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। देखो अगर 1 इलेक्ट्रॉन यदि निकल जाए तो क्या हो जाएगा, इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 1 दिया कितने पे धन चार्ज होगा, यानी ये धनी है। ठीक है। यानी अगर बच्चा लोग यदि मैं सोडियम की बात करूं तो यदि जब हम सोडियम को तोड़ते हैं तो ये Na प्लस बन जाता है, प्लस का अगर इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन गुरुजी आपने कहा निकाल दिया तब 1 इसके ऊपर प्लस चढ़ गया। देखो बच्चा लोग यही जो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस क्लोरीन को दे देता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो जब क्लोरीन को देखो, जो क्लोरीन है इसको जब 1 इलेक्ट्रॉन यही मिल जाएगा, यहाँ पे देखो इसको मिल गया, तब ये Cl माइनस बना देता है। ठीक है। तो इससे गुरुजी हमें ये समझ में आया कि जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं, और अधातुएं जो होती हैं गुरुजी ये अधातु है, और अधातु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये पॉइंट हमें लिखना है यहाँ पे कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। अब जो दोनों के संयोग से इलेक्ट्रॉन बनेगा, जो तत्व यौगिक बनेगा, ठीक है, उसे आयनिक यौगिक कहेंगे। क्या? क्योंकि आयनिक यौगिक कहेंगे गुरुजी आयनिक यौगिक क्यों कहोगे? क्योंकि ये आयनों के आदान प्रदान से हुआ है। तो जब Na और Cl को जब दोनों जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारा NaCl। यही है Na प्लस जब Cl माइनस आपस में क्रिया करते हैं तो बना देते हैं NaCl। तो गुरुजी जो धातुएं और अधातुएं हमें क्या समझ में आए गुरुजी, जब आपस में क्रिया करके जो उत्पाद बनाते हैं उस यौगिक को आयनिक यौगिक कहा जाता है। ठीक है। तो अब इस चीज को हम लिखते हैं, अभी तो मैंने समझाया से, अब इसी को लिखना है, ऐसे हमारे एग्जाम में आए। तो पहला पॉइंट लिखना कि धातुएं, ऐसे लिखते चलना, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या करेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन त्यागती है ना धातुएं, जैसे सोडियम धातु, इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? धनायन, धन आयन बनाती हैं, धनायन। ठीक है, धनायन बनाती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग करके। और जो अधातुएं होती है, क्या बच्चा बताया मैंने, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, अधातुएं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। क्या बनाती है बच्चा लोग? ऋणायन बनाती हैं। यानी धातुएं हमेशा धनायन बनाएंगी और अधातुएं हमेशा ऋणायन बनाती हैं। जैसे सोडियम धातु है, ये इलेक्ट्रॉन जब हमारा त्याग देगा, जब क्या बनाएगा,
ये इलेक्ट्रॉन देखो Na प्लस बनाएगा जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ठीक है। आइए आज जब क्लोरीन की बात होगी गुरुजी, यही एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए Cl माइनस बनाता है। और जब दोनों Na प्लस और Cl माइनस जब आपस में अक्रिया कराते हैं तो NaCl बनाते हैं, और इस यौगिक को आयनिक यौगिक कहा जाता है, ठीक है। और इस यौगिक को क्या कहा जाता है, ऐसे लिखना, आयनिक यौगिक कहा जाता है। ये क्या है, आयनिक यौगिक है। अब लिखना आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिकों के बच्चा लोग क्या गुणधर्म होते हैं, ऐसी क्या क्वालिटी होती है। आयनिक यौगिक की जो पहली क्वालिटी होती है बच्चा लोग, कि हमेशा आयनिक यौगिक जब ठोस अवस्था में रहेंगे तो विद्युत के कुचालक होते हैं, उसमें विद्युत प्रवाह नहीं होता है। लेकिन अगर उनको पिघला दिया जाए या पानी में घोल दिया जाए तो चालक का काम करते हैं, ठीक है। तो यानी आयनिक यौगिकें अपने घुलित या जली विलयन के साथ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह करती हैं, लेकिन अपनी ठोस अवस्था में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। यानी क्या लिखोगे, आयनिक यौगिकों के जली विलयन, ठीक है, जली विलयन में, ठीक है, या तो जलीय विलयन रहे या पिघले हुए, जलीय विलयन में या पिघली हुई अवस्था में या पिघली अवस्था में, ठीक है, में विद्युत का प्रवाह होता है, विद्युत का प्रवाह होता है, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत का प्रवाह नहीं होता, विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। यदि ये ठोस है नहीं होता है तब तो इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन अगर ये गली लिक्विड फॉर्म में है या जल में घोला गया है तो उसमें विद्युत का प्रवाह होगा। ये पहला गुणधर्म है। दूसरा गुणधर्म है, ये ठोस अवस्था में हमेशा ठोस होते हैं, लेकिन भंगुर होते हैं, इनको तोड़ा जा सकता है। एक बार अगर तोड़ दोगे तो बिखर जाते हैं, जैसे नमक ले लिया, ये नमक का सूत्र होता है। ये ठोस परंतु भंगुर होते हैं, यानी या तो ये ठोस होंगे या भंगुर होंगे। ये इसके, ठीक है, यौगिकों के गुण था, ठीक है। और तीसरी पॉइंट, ये द्रव में घुलनशील, लेकिन मिट्टी के तेल में घुलनशील नहीं है। ये द्रव में, ये पानी में लिख दो, ये पानी में घुलनशील, लेकिन केरोसिन में अघुलनशील होते हैं, केरोसिन में अघुलनशील, ठीक है। बच्चा लोग, ये थी हमारी कोई भी आयनिक यौगिक था उसके क्या गुणधर्म होते हैं, हमने ये चीज पढ़ा, ठीक है। अब मिलते हैं, देखो हमने अच्छे से पढ़ा दिया कि धनायन क्या होते हैं, ऋणायन क्या होते हैं, और उनसे जो यौगिक बनते हैं, जब धातुएं और अधातुएं आपस में क्रिया करती हैं तो आयनिक यौगिक बनते हैं, उनके क्या गुणधर्म होते हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।